तो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में स्टार्टिंग में डाल्टन आए, उन्होंने कहा एटम नहीं टूटेगा, थॉमसन ने कैथोड रेज बनाई, गोल्डस्टीन ने एनोड रेज बनाई, फिर न्यूक्लियस डिस्कवर किया रदरफोर्ड ने, और इससे ये पता चला चलो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। शुरू में दो ही पता थे, न्यूट्रॉन बाद में, और एक न्यूक्लियस है। रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी दे दी कि न्यूक्लियस सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहे हैं एज ए प्लानिटरी मॉडल। रदरफोर्ड फेल हो गए क्योंकि प्लानिटरी मॉडल इज नॉट कंपेरेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि मैक्सवेल ने कह दिया था इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में फ्यूज हो जाएगा, इसलिए तो रदरफोर्ड स्टेबिलिटी नहीं बता पाए। अब हम मूव कर रहे हैं कि बोर्स थ्योरी कैसे बनी। बोर्स थ्योरी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर के लिए सबसे पहला वर्ड आया, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो हमारे पास लाइट एनर्जी आती है, सन से लाइट आ रही है या वैसे कहीं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। तो व्हाट आर बेसिकली ई, एम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, तो हमने इसके लिए बच्चों लास्ट टाइम पे पढ़ लिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं और वैक्यूम में भी जा सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव्स बिल्कुल वैसी वेव्स होती हैं जैसे साउंड वेव, वाटर वेव या ऑर्डिनरी वेव के लिए वेवलेंथ पढ़ना होता है, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर। तो ये जितने भी कैरेक्टर हमारे होते हैं वेव के 6 के 6, वो यहाँ पे भी होते हैं। बस इसमें एक स्पेक्ट्रम आता है विच इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये वेव नेचर से एक स्पेक्ट्रम बन गया कि अलग अलग वेव्स के लिए हम अलग अलग नाम दे देंगे। जैसे जब वेवलेंथ हाई हो दैट इज इनको हम कह देते हैं रेडियो वेव्स। ऑब्वियसली रेडियो स्टेशन में भी इनका यूज होता है, रेडियो वेव्स होती हैं। यहीं इससे पहले आप माइक्रोवेव्स कह सकते हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ठीक है, दैट इज इंफ्रारेड। इनसे पहले जो वेवलेंथ हैं उनके प्रॉपर्टीज में इंफ्रारेड वर्ड दिया गया है। इंफ्रारेड से पहले ऑब्वियसली ये वाला रीजन हमारा विजिबल रीजन का, जो बहुत छोटा है, मैंने यहाँ थोड़ा बड़ा करके लिखा है, बट इसकी वेवलेंथ के वैल्यूज बहुत कम है, 4000 से लेके 7800 आर्मस्ट्रॉन्ग तक ही है। मतलब एक बहुत छोटा रीजन विजिबल है जो हम देख पाते हैं, इसलिए विजिबल कह रहे हैं। ऑब्वियसली ये विबग्योर है, वॉयलेट टू रेड है, और इससे पहले अल्ट्रा वॉयलेट रीजन होगा, और ऑब्वियसली एक्सरे हैं, कॉस्मिक रेज हैं, गामा रेज हैं, ठीक है, दैट इज गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है, आप इसे जैसे चाहे याद कर सकते हैं बच्चों, कोई ट्रिक बना के या वैसे। वैल्यूज नहीं याद करनी है, ना ही कभी वैल्यूज आती हैं ज्यादा, एक कंसेप्चुअल याद होना चाहिए। व्हाट इज द कंसेप्चुअल, कि भाई कॉस्मिक रेज आर मच मोर हार्मफुल और गामा रेज आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, तो जो हमारी बॉडी में कैंसरस सेल या कहीं ऐसे सेल हैं जो अनवांटेड है, उन्हें हटाना है, तो गामा रेज का यूज किया जाता है। इवन एक्सरे हम बॉडी पे करते हैं, बार बार एक ऑर्गन का एक्सरे नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वहां म्यूटेशन हो सकता है, वहां पे एबनॉर्मेलिटीज डेवलप हो जाती हैं। फिर अल्ट्रावायलेट रेज हैं, तो इसे याद करने के कई तरीके बन सकते हैं। जैसे हमने एक राइम टाइप की कह रखी है, आर से हमने वर्ड बना रखा है रहो, ठीक है, जैसे गाना नहीं बना हुआ रहना है तेरे दिल में, वैसे ही कहानी कुछ रहो। ये एम फॉर हमने वर्ड बना रखा है मस्त, मस्त रहना शुरू करो, सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं। और ये आई है और ये वी है, तो हमने आई वी को इनविजिबल वर्ड कह दिया है, ठीक है, रहो मस्त इनविजिबल, ठीक है। यहाँ वर्ड क्या हो गया हमारा, एक रहो, रहो फॉर रेडियो, मस्त फॉर माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल ऑब्वियसली विजिबल रीजन के लिए ही है, रहो मस्त इनविजिबल, ऐसे रहो। ये हम बात कह किससे रहे हैं, यूवी। यूवी कौन है, युवराज सिंह है अपना, ठीक है, हमने यूवी कह दिया है, यूवी, यूवी से कह रहे हैं, युवराज सिंह से कह रहे हैं हम, रहो मस्त इनविजिबल। रहो मस्त इनविजिबल क्यों कह रहे हैं, बेचारे को कैंसर हुआ था उस जमाने में, ठीक है। तो क्रिसमस समझ में आया, ये एक्स लिखा है तो हमने इसके लिए कह दिया क्रिसमस। क्रिसमस पे तुम्हारे मामा आएंगे, कैंसर भगाएंगे, तो क्रिसमस पे गामा की जगह वर्ड बना लिया है मामा, और फिर कॉस्मिक को हमने कैंसर कर दिया है फिलहाल। तो रहो मस्त इनविजिबल, ठीक है, क्रिसमस, युवराज सिंह या यूवी, हेलो मामा। अब क्या हुआ तेरे, कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं सर, मैं कह रहा हूँ इससे तो वैसे ही ऐसे ही आसान है, ऐसे ही याद कर लो डायरेक्ट ही। बिल्कुल सही बात है,
कैसे कैसे, जल्दी बताओ, कोई और आसान तरीका जल्दी। नहीं सर, तरीका नहीं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऐसे ही याद कर ले बिना इसके, रहो मस्त इनविजिबल यूवी। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही बेटा, ऐसे बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल बढ़िया बात है। अगर आप ऐसे याद कर लें तो दी बेस्ट है, ये सारा नाटक करने की जरूरत ही ना पड़े। ये करना पड़ता है उन बच्चों के लिए जो कहते हैं सर बार बार गलतियां हो रही हैं। एक्चुअली ना ये वाले क्वेश्चन, सिर्फ लॉजिक वाले क्वेश्चन कंपटीशन में जब आते हैं ना, वो जंबल करके देते हैं, फिर वहां पे बच्चों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए देते हैं। अभी हम इसका एप्लीकेशन भी आपको बताएंगे, रहो मस्त इनविजिबल का नहीं बताएंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हम सिर्फ बताएंगे कि जैसे ये विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन जानबूझ के हमने लिखा है, जानबूझ के लिखा है बेटा वॉयलेट टू रेड, जो सभी को मालूम है। तो वॉयलेट रीजन के लिए अल्ट्रा वॉयलेट, उससे पहले रेड, उसके बाद इंफ्रारेड। तो इससे कनेक्ट करके याद रखेंगे। तो अभी जब आगे क्वेश्चंस करेंगे ना कि हायर वेवलेंथ है या लोअर फ्रीक्वेंसी है, तो क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं प्रैक्टिकली। बाकी ये एकदम सही बात है कि अगर इसे डायरेक्ट याद कर लें तो इन सब की कोई नाटक की जरूरत ही नहीं है, कोई राइम ये सब की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट याद करना चाहिए। चलिए, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक। अब हुआ क्या, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गई, सब बड़े खुश थे कि वेव नेचर है। बाद में पता चला कि हाँ भाई, वेव्स के साथ साथ ये जो लाइट है इसमें पार्टिकल नेचर भी है। न्यूटन भी कूद पड़े, उन्होंने कॉर्पसल वर्ड दिया, बाकी साइंटिस्ट ने भी, और पार्टिकल नेचर प्रूफ करने की होड़ लगी कि ये लाइट जो अभी तक ऐसे वेव मान रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि ना ना ये वेव नहीं, ये तो पार्टिकल नेचर में है। तो ये कंटिन्यूअस होती तो वेव हो जाती, और अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो ये पार्टिकल है। तो बेसिकली ये दो अलग नेचर हैं। कौन कौन से दो अलग नेचर हैं? एक को हमने ये जो बीच में गैप दिखा के कर रहे हैं, ये पार्टिकल नेचर हो गया, और दूसरा नेचर हो गया वेव नेचर। अब भैया वेव नेचर है, ये कैसे प्रूफ हो रहा है? ऑब्वियसली वेव को प्रूफ करने के लिए तरीके होते हैं, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। ये सारी चीजें प्रूफ हो रही हैं कि वेव है, लाइट एक वेव है, कि एक टाइम पे चार वेव एक साथ, चार लाइट रेज एक साथ कोइंसाइड कर सकती हैं, पहुंच जाती हैं, दैट मीन्स वेव तो है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने प्रूव किया ये पार्टिकल नेचर है। अब कैसे पार्टिकल नेचर है? सबसे बढ़िया थ्योरी दी दैट इज प्लैंक ने, और उसने प्रूफ भी करके दिया कि ये पार्टिकल नेचर कैसे है। तो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी आई। प्लैंक क्वांटम थ्योरी में क्या कहा गया कि जो लाइट है वो छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, विच इज कॉल्ड एज क्वांटम। और सिंगुलर प्लूरल का अंतर है, क्वांटम एक पार्टिकल को कहा, कॉम्बिनेशन को क्वांटा कहा, हार्डली मैटर। प्लैंक क्वांटम थ्योरी के तो सबसे मेन पॉइंट था वो ये था कि हम हर क्वांटा की एनर्जी जानते हैं। हर क्वांटा की एनर्जी क्या है? E इज इक्वल टू एच न्यू। और अगर टोटल एनर्जी निकालनी है तो बेटा n से मल्टीप्लाई करके E इज इक्वल टू n टाइम्स एच न्यू, ये टोटल एनर्जी आ जाएगी उस पार्टिकल नेचर की वजह से। अब हमें ये प्रूव करना है कि प्लैंक सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका नाम रखा गया है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हमने लास्ट टाइम पे खत्म कर लिया था, जस्ट इसके क्वेश्चंस बताने हैं। या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बेटा एक सेकेंड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बच्चों अगर आपको ये याद आ गया हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो अब हम सिर्फ शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देंगे कि ये एक पार्टिकल या ये मेटल रॉड, लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन बाहर आए और ये करंट जनरेट हो गया। और यहाँ पे पार्टिकल नेचर कैसे प्रूफ हो रहा है, हम इस पे बात करनी है। पहला पॉइंट तो ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक के न्यूमेरिकल कैसे आएंगे। तो आपके जो भी फोटो इलेक्ट्रिक के न्यूमेरिकल हैं वो सिर्फ इस फॉर्मूले पे आएंगे, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट बीम इज इक्वल टू, जिसे वर्क फंक्शन कहते हैं, मैं EWF लिखता हूं, दैट इज एनर्जी ऑफ वर्क फंक्शन, या एनर्जी है प्लस जो बची हुई एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आप कहना चाहें तो बेटा कह सकते हैं इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। और बेटा एनर्जी ऑफ इंसिडेंट एच न्यू होता है, वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, एच कॉमन आ गया, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो बच्चों ये चीज आई काइनेटिक एनर्जी। यहां से प्रूफ कैसे हुआ कि ये पार्टिकल है? हमें तो ये प्रूफ करना है ना कि पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर नहीं है, पार्टिकल है। तो उसको हम कैसे प्रूफ कर रहे हैं बेटा? बच्चों इससे कैसे प्रूफ हुआ ये पार्टिकल है? यहां पे बेटा ये कहा गया कि ये मेटल की सरफेस है, यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको आप इजेक्ट करा सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब बाहर से
लाइट डाली गई, अगर लाइट पार्टिकल है तो वो पार्टिकल किसी एक से टकराएगा और सारी एनर्जी उसे देगा। जो एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए चाहिए बॉन्ड ब्रेक, और बाकी एनर्जी उसको काइनेटिक मिल जाएगी अगर पार्टिकल है। और अगर लाइट वेव होती तो एक साथ कईयों से टकरा जाती, और अगर एक साथ कईयों से टकराती तो हो सकता है कई इलेक्ट्रॉन निकलते। मतलब जब आप बाहर से जो लाइट डाल रहे हैं इंसिडेंट, अगर आप इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते, पहले चलिए फ्रीक्वेंसी कह लेते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते, इंसिडेंट लाइट की पावर बढ़ाते तो वो कईयों से टकराती तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते। जबकि प्रैक्टिकल है कि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, कोई अंतर नहीं आता किस एनर्जी पे, कोई भी अंतर नहीं आता नंबर पे, नंबर उतने ही निकलते हैं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बदलती है। तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल आया इसने एक इलेक्ट्रॉन से टकराया, बाकी कांड या बाकी सारी एनर्जी इसे दी और ये काइनेटिक एनर्जी लेके निकल गया। दैट इज प्रूफ। इससे यहां अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है बच्चों, इट इज प्रूविंग दैट ये पार्टिकल है, वेव होता तो कई आ जाते। बताओ बेटा यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? सर एक बार और बता दिए, वो डिस्कनेक्ट हुई। बेटा डिस्कनेक्ट हो गए तो टेंशन ना ले, ये अभी उसमें आ जाएगा, आप बेफिक्र रहो, अभी फिर आ जाएगा। और कोई डाउट, और कोई बच्चा? नहीं है, ठीक है। एक बार इनके कहने में फिर बता दे रहे हैं कि यहाँ बेसिकली एक ही फॉर्मूला है, इंसिडेंट लाइट जो है वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। और ये जो दो ग्राफ हैं ये सारी बातें क्लियर कर रहे हैं। कौन से दो ग्राफ? कि अगर आप बाहर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं बदलते। अगर फ्रीक्वेंसी से नंबर नहीं बदल रहा, दैट मीन्स इट इज, बेटा दैट मीन्स इट इज पार्टिकल नेचर। बोलो क्लियर है पहला? अब हम बात करते हैं इसी का दूसरा, वेरी गुड, अब हम बात करते हैं इसी का दूसरा नेचर। दूसरा क्या था? दूसरा एग्जाम्पल ऑफ पार्टिकल नेचर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज BBR। BBR इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पहले थोड़ा सा रेडिएशन पता होना चाहिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। रेडिएंट एनर्जी मालूम ही है, कोई एक बॉडी है सपोज, पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ तभी ब्लैक बॉडी रेडिएशन अच्छा समझ में आएगा। बेटा अगर हम किसी भी बॉडी को हीट करते हैं, कोई भी सब्सटेंस हीट कर रहे हैं तो उसके अंदर से वेव्स आती हैं, क्योंकि बच्चों लाखों पार्टिकल होते हैं, करोड़ों पार्टिकल होते हैं वहां पे, तो बहुत सारी वेव्स आती हैं, एक आध वेव नहीं आती, लगभग हर वेवलेंथ की वेव आ रही होती है प्रैक्टिकली। और हम जो कभी कभी पढ़ते हैं, या जिन बच्चों ने आगे से पढ़ लिया होगा आगे के क्वेश्चन की एक लाइन दो लाइन, तो वो सिर्फ हाइड्रोजन में होता है, क्योंकि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। बाकी हर जगह नेचर में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे, और सब रैंडमली प्रेजेंट होते हैं, और इसलिए बहुत सारी वेव्स आती हैं, दैट इज न्यूमरस वेव्स। कोई भी बॉडी अगर हीट करते हैं तो न्यूमरस वेव्स वहां होती हैं, छोटी वेवलेंथ की भी होती हैं, बड़ी वेवलेंथ की भी होती हैं, एंड सो ऑन। अब पॉइंट क्या है, लेकिन हमें कलर तो एक ही दिखता है, बाकी कलर तो दिखते नहीं। मतलब ऐसा तो है नहीं कि सारी वेव्स आ रही तो सारे कलर दिख रहे हो किसी में, हमें कोई पर्टिकुलर कलर ही दिखते हैं। तो हम जो कलर का परसेप्शन लेके चलते हैं, हमारा ब्रेन या वो कैसे लेके चलता है? बेटा ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पे व्हाइट लाइट आई, तो व्हाइट लाइट से ना 3 काम हो सकते हैं, या बेसिकली 2 कह लीजिए। इस व्हाइट लाइट में से कुछ इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई, और एब्जॉर्ब होने के बाद बाकी चीज क्या हो गई? रिफ्लेक्ट। कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो गई, बची हुई लाइट इसकी रिफ्लेक्ट हो गई। इज इट क्लियर? हमें इसी पे फोकस करना है, रिफ्लेक्ट पे। तो जो भी हमारा कलर का परसेप्शन है, जो भी हम चीजों को कलर के हिसाब से सोचते हैं, वो इस रिफ्लेक्ट के हिसाब से सोचते हैं कि वो रिफ्लेक्ट होके कौन सी लाइट हमारी आईज तक आ रही है, कौन सी वेव्स आ रही हैं। इज इट क्लियर? तो व्हाइट लाइट सब्सटेंस पे डालेंगे, सब्सटेंस कुछ एब्जॉर्ब करेगा, बाकी कुछ रिफ्लेक्ट करेगा,
और रिफ्लेक्ट करने के बाद हमें उसका कलर पता चलेगा। इसका रिवर्स, कोई सब्जेक्ट है या कोई ऑब्जेक्ट है, हमने उसको हीट किया, कोई और एनर्जी दी लाइट को छोड़ के, ठीक है, दैट इज वही रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स या कॉस्मिक रेज, ऐसी रेज से हीट किया जिसमें कोई कलर नहीं है, हीट किया, हीट करने के बाद उसके अंदर से भी वेव्स बाहर आएंगी बेटा, ठीक है। तो अब हमें उन वेव्स को एनालाइज करना है, व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उन वेव्स के बारे में बात करना है। तो सबसे पहले बस अभी इतना मैं आपसे कह रहा हूं कि कलर परसेप्शन आपको समझ में आना चाहिए कैसे होता है, कि किसी बॉडी पे लाइट डालते हैं, डालने के बाद कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट करने के बाद हमें दिखती है। अगर हम सब्सटेंस को हीट करते हैं तो कोई एक कलर नहीं आता, बहुत सारे कलर्स बाहर आते हैं, बहुत सारे, भले ही सारे दिखेंगे लेकिन आते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज ब्लैक बॉडी, पहले तो ये पता हो ना ब्लैक बॉडी क्या है बेटा। यूजुअली हम आइडियल ब्लैक बॉडी उसे कहते हैं विच एब्जॉर्ब्स all the radiation falling on it, which can absorb all the radiations falling on it। आपने व्हाइट लाइट भेजी, व्हाइट लाइट में 7 कलर थे, विब्योर था, वो पूरा विब्योर एब्जॉर्ब कर ले गया, तो ऐसी बॉडी जो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही, ऑब्वियसली दैट विल बी अ ब्लैक बॉडी। जहां हमें कुछ नहीं दिखता हम उसको ब्लैक कलर ही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्पेस में, आसमान में ऊपर देख रहे हैं, अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा, ब्लैक, ओके। और याद रखिएगा टेम्परेचर का बहुत ज्यादा रिलेशन हम लेके चलते हैं कलर से, टेम्परेचर, कलर, वेवलेंथ, इनका रिलेशन लेके चलते हैं, ओके। जैसे स्टार है या सन है, तो ऑब्वियसली सन का टेम्परेचर हम वहां जाके कोई थर्मोमीटर तो लगा नहीं रहे, और ना ही स्टार्स के लिए, भले ही ये क्वेश्चन है हमारे कोर्स में, पायरोमीटर क्या है, सन का टेम्परेचर निकालने के लिए थर्मोमीटर, पायरोमीटर, लेकिन वो बेस किस पे है बेटा, वो है लाइट की इंटेंसिटी और कलर के लिए। तो अ ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी विच एब्जॉर्ब एंड इमिट ऑल द रेडिएशन। जब वो एब्जॉर्ब करने को आएगा तो पूरी व्हाइट लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, जब वो इमिट करने आएगा एक एक करके सारे कलर इमिट भी करेगा, दैट बॉडी इज नोन एज ब्लैक बॉडी। अब बात करते हैं यहां क्यों पढ़ रहे हैं, पार्टिकल नेचर का क्या रीजन है। अब बेटा ब्लैक बॉडी का पार्टिकल नेचर का रीजन समझिए। पहला हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्या था, इन्होंने आयरन लिया और आयरन को हीट किया, आयरन को हीट किया तो पहले कलर आ रहा था रेडिश, और हीट किया फिर कलर चेंज होके येलो की तरफ चला गया, ब्लू की तरफ चला गया, तो कलर लगातार चेंज हो रहे थे। तो साइंटिस्ट ने इसे भी कहा कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है पार्टिकल नेचर है। कैसे पार्टिकल नेचर है, उन्होंने कहा अगर आप हीट यानी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर यहां पे जो पार्टिकल निकल रहे थे, यानी यहां पे जो आप एनर्जी दे रहे थे, वेवलेंथ दे रहे थे, जो निकल रहे थे, वो अगर वेव होते तो खाली वही निकलते रहते। आई मीन टू से, पहले रेड कलर अगर आया था तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेड ही रहता, बस रेड की वेव्स बढ़ जाती, रेड की वेव्स बढ़ जाती क्योंकि वेव्स कंटिन्यूअस हैं। और पहले हल्का रेड दिख रहा था, बाद में गाढ़ा रेड दिखना चाहिए था, जबकि वो कलर चेंज कर देता है, रेड के बाद येलो कर देता है। इसका मतलब ये वाली वेव्स आना बंद हो गई एक तरीके से कहने के लिए, और ये वाली वेव्स आने लगी, फिर और कोई वेव्स आने लगी। और अगर वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है बार बार, तो दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी चेंज होने का नेचर बेसिकली पार्टिकल का है, कि पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में बदल गया या दूसरा पार्टिकल अब निकलने लगा, पहला नहीं। तो एक रीजन ये दिया, बट इट इज नॉट वेरी एक्सेप्टेबल, ये समझ में नहीं आना चाहिए क्योंकि एक्सेप्टेबल भी नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, कौन सा एक्सेप्टेबल है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, क्या चीज एक्सेप्टेबल है। देखिए बेटा, समझने की कोशिश करिए ग्राफ से। ये ग्राफ है, यहां पे है इंटेंसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी? इंटेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट प्लेस। एक यूनिट एरिया आपको दे दिया और उस यूनिट एरिया में आपने देखा किसी भी चीज की कितनी सारी वेव्स इस यूनिट एरिया में है, कितना डेंस है, उसे हम कह रहे हैं उसकी इंटेंसिटी। और दूसरी एक्सिस में है लैम्डा, वेवलेंथ, ठीक है। और एक कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ हमने इसको ग्राफ को बनाया। सपोज पहले 70 डिग्री, फिर 80 डिग्री, 90, टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज किया।
तो पहला ग्राफ हमारा ये आया, ये ग्राफ क्या आया जरा सोच के देखिएगा। सपोज ये टेम्परेचर 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे ये ग्राफ मिला। इस ग्राफ को आप समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहा है बेटा? ये ग्राफ ये कह रहा है कि ये जो वेवलेंथ है ना, ये वाली, हाँ बेटा ये वाली जो वेवलेंथ है इसका नाम दे दिएगा लैम्डा मैक्स। मतलब कि आप रेंडमली, जिसे कहते हैं ना अंधे ने भी हाथ मार के देखा तो कौन सी वेव दिखी होगी। सर क्या बोले? पूछो क्या बोले अब? लैम्डा मैक्स, मैक्सिमम, MAX। ओके सर, लिखूं? अरे यार चलो क्लियर है बेटा? समझ गया ना, समझ गया सर वो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। बोलो बच्चों, यहाँ तक वर्ड समझ में आया ये क्या है? तो इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ये ग्राफ था एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। पहला पॉइंट इन्होंने यहाँ पर क्या दिखाया कि जब भी हम किसी चीज को हीट करते हैं तो सारी वेव्स मिलती हैं, चाहे वेवलेंथ कम हो चाहे वेवलेंथ ज्यादा हो। किसी भी बॉडी को हीट करने पर सारी वेव्स आती हैं। वो बात अलग है कि कुछ वेव्स की इंटेंसिटी बहुत कम होती है, कुछ वेव्स नेग्लिजिबल निकलती हैं, कुछ वेव्स बहुत ज्यादा निकलती हैं, ठीक है, और कुछ वेव्स उसके बाद फिर कम हो जाती हैं। और ये लाइन कभी हम मिक्स नहीं करते, कभी हम ये नहीं कहते कि किसी भी वेव की इंटेंसिटी एग्जैक्टली 0 है, ऐसा नहीं। तो ये ग्राफ आया और इस ग्राफ में इस पॉइंट पे या इस रीजन पे बेटा जो भी वेवलेंथ है उस वेवलेंथ का जो भी कलर है, बॉडी हमें उस कलर की दिखती है। बॉडी हमें किस कलर की दिखेगी? बॉडी हमें दिखती है कि जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है। तो जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा है उसके हिसाब से ये ग्राफ आया। ये एक्सपेरिमेंटल है, ये ग्राफ एक्सपेरिमेंट से आ रहा है। लेकिन अगर हम थ्योरी के बारे में सोचेंगे और थ्योरी के हिसाब से ग्राफ बनाने की सोचेंगे तो बेटा थ्योरी से ये ग्राफ ऐसा आएगा। थ्योरी से ये ग्राफ ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू थ्योरी तो वहां क्या आ रहा है कि जितनी वेवलेंथ कम होगी एनर्जी ज्यादा होगी, हीट करने पे वो वेव सबसे ज्यादा होंगी। या वेव नेचर की बात कर रहे हैं, थ्योरी मतलब वेव नेचर। ये जो उसने किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये उसने कहा कि ये जो तुम्हारा थ्योरी का ग्राफ और एक्सपेरिमेंटल ग्राफ मैच नहीं कर रहा है, उसका रीजन एक ही है, क्योंकि थ्योरी टोटल किस पे थी? वेव, और ये वाला ग्राफ किस पे बना है? पार्टिकल। तो उसने ये प्रूफ करके दिखाया कि अगर ये ग्राफ सही होता तो लाइट वेव में होती, लेकिन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये ग्राफ आता ही नहीं है। सॉरी, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये ग्राफ नहीं आता है। इसलिए यानी यहां पे कौन सा नेचर है? पार्टिकल। अब इसने अलग टेम्परेचर के लिए किया, तो जब ये अलग टेम्परेचर के लिए किया तो ये ग्राफ कुछ ऐसे शिफ्ट हो गया। दैट मीन्स ये पीक थोड़ा नीचे आ गया और ये आगे चला गया। तो अब अगर इसको और डिग करके देखें तो ये पार्टिकल नेचर को और ज्यादा प्रूफ कर रहा है। और ज्यादा प्रूफ कैसे कर रहा है बेटा? जो लैम्डा मैक्स है वो हाई टेम्परेचर में आगे शिफ्ट हो गया है। मतलब थोड़ी देर के लिए कह रहे हैं इसका कलर ब्लू था या येलो था और अब ये ब्लू में आ गया है एंड सो ऑन। मतलब जैसे लोहे को हीट करते हैं ना, फाइनली येलो फिर ब्लूइश में आ जाता है, तो ये आ रहा है। बट इसकी जब हम देखेंगे रेज की वेव्स कितनी है तो वो वेव्स पहले से कम दिखेंगी। और अगर ये वेव नेचर होता, अगर ये पार्टिकल नहीं होता तो ये वाली वेव पहले से ज्यादा दिखनी चाहिए। मतलब हाई टेम्परेचर पे और ज्यादा वेव्स आनी चाहिए जो मैक्सिमम कलर की थी, लेकिन वो वैसा नहीं आ रहा था। मतलब सिंपल है, थ्योरी और एक्सपेरिमेंट मैच नहीं कर रहे थे। और इसीलिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो कि एक प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक है, जिसमें कोई एक्सपेरिमेंट या कोई न्यूमेरिकल वर्ड से मतलब नहीं है, खाली आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन में 3 क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन ब्लैक बॉडी, ठीक है, ब्लैक बॉडी। दूसरा, द कलर चेंजेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कलर ऑफ आयरन चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस टू दिस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आपको ये वाला डायग्राम दिखाना होगा, दिस वन। ये 2 डायग्राम, ये 2 ग्राफ आपको दिखाने होंगे। दिस वन इज
ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बोलो बेटा, क्लियर है? थोड़ा बहुत तो आ गया। तो 1 टाइप करो, नहीं आया तो 2 टाइप करो, खत्म करो बस। सर इस क्वेश्चन में हम लोग, अगर ये क्वेश्चन आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पूरा एक्सप्लेन करें, तो हम लोग एक्सपेरिमेंटल फॉर्म बताएंगे या फिर थियोरेटिकल फॉर्म बताएंगे? ऑब्वियसली बेटा, जो थियोरेटिकल है ना, व्हाट इज द बेसिकली थ्योरी वेव को देख के थी। जब एक्सपेरिमेंट किया तो वो जो थ्योरी से ग्राफ बनना था वो बन ही नहीं पा रहा था। ठीक है, अभी आप लोगों ने ग्राफ बहुत कम पढ़े हैं ना एक्चुअली, तो एक आध बच्चों को दिक्कत आ रही है, वो कह रहा है कि सर मजा तो नहीं आया, समझ में नहीं आया, मतलब ज्यादा क्यों? क्योंकि आपको अभी ग्राफिकल लैंग्वेज बहुत कम है। अच्छा, जैसे नहीं समझ में आया उसे फिर से एक बारी मैं बात करता हूँ, फिर से बताता हूँ बेटा आपको, और इजी तरीके से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है इसे। पहले एक बारी ब्लैक बॉडी का मतलब समझ लीजिए। ब्लैक बॉडी का बेसिक सेंस ये है कि ये सारी वेव्स एब्जॉर्ब करता है, सारी ही इमिट करेगा। अच्छा हाँ, ये भी पॉइंट दिमाग में रखना, लाइट आज की तारीख में माना जा रहा है, प्रूफ है, डुअल नेचर का है। डुअल नेचर कहने का मतलब इट हैज बोथ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। कुछ प्रॉपर्टीज इसकी एक्सप्लेन होती है पार्टिकल नेचर से, कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन होती है इसकी वेव नेचर से। अगर आप ध्यान से इस ग्राफ को भी बच्चों देखोगे आप, तो ये जो आपका थ्योरेटिकल का ग्राफ है और ये जो एक्सपेरिमेंटल का ग्राफ है, ये कुछ एक पॉइंट्स के लिए बहुत पास में है, मतलब डेविएशन लीस्ट है। डेविएशन लीस्ट क्यों है? कुछ पॉइंट्स में ये दोनों ग्राफ लगभग मैच कर रहे होते हैं, मतलब थ्योरी और एक्सपेरिमेंट एक जैसा लग रहा होता है, बट एक सर्टेन पॉइंट्स में। क्यों? क्योंकि लाइट में दोनों नेचर है, पार्टिकल भी है, वेव भी है। 100% पार्टिकल से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, 100% वेव से नहीं। अब हमें यहाँ क्या एक्सप्लेन करना था ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। कमिंग टू द पॉइंट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रूफ करता है कि जो रेडिएंट एनर्जी है, जो किसी पार्टिकल से एनर्जी निकल रही है, वो एनर्जी प्योर वेव नहीं है, वो वेव्स नहीं निकल रही, वो भी छोटे छोटे क्वांटा या पार्टिकल्स निकल रहे हैं। मतलब वो जो लाइट बाहर आ रही है वो पार्टिकल्स है, वो वेव नहीं है। प्रूफ कैसे दिया? पहला प्रूफ दिया टेम्परेचर का, कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, अगर ये वेव होती कि वहां से वेव निकलनी थी, तो वेव जिस वेवलेंथ की निकलनी थी उसी की निकलती रहती, बस। और टेम्परेचर बढ़ाते तो अगला पार्टिकल भी, अगला पार्टिकल भी, मतलब बहुत सारी वेव्स आती रहती हैं, लेकिन वेवलेंथ वही रहती। लेकिन ये कलर भी चेंज कर रहा है। अब जरा सोच के देखो, कलर चेंज करना क्या प्रूफ कर रहा है? कि पहले रेड कलर आ रहा था, फिर येलो कलर आ रहा था। तो कलर चेंज करना ये प्रूफ कर रहा है कि ये अगर वेव होता तो खाली वेव के नंबर्स बढ़ते, कलर डार्क हो जाता है, इंटेंसिटी बढ़ती, लेकिन चेंज नहीं होता। लेकिन कलर एकदम चेंज हो गया, कलर यहां से शिफ्ट होके यहां आया। बेटा ये मैं आपको बता चुका हूं, जो मैक्सिमम, जो हाईएस्ट इंटेंसिटी होती है, पार्टिकल हमें वैसा दिखता है, बॉडी हमें वैसी दिखती है। अभी हमें ये कलर दिख रहा होगा जिसकी वेवलेंथ यहां है, ठीक है। पहले हमें ये कलर दिख रहा था जिसकी वेवलेंथ ये थी, और हाई टेम्परेचर पे ये कलर दिखने लगा। तो कलर चेंज क्यों हो रहा है? कलर चेंज, अगर ये एक्चुअल में वेव नेचर ही होता तो खाली ग्राफ ऐसे जाता, ये फिर ये, मतलब अगर ये वेव नेचर होता तो और ज्यादा वेव्स आ जाती हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे, और वेव्स आती तो कलर विल बी मोर ब्राइटर। जबकि जब हम हीट कर रहे हैं तो कलर ब्राइट नहीं हो रहा, कलर चेंज ही हो जा रहा है। यानी पहले जो वेव निकल रही थी, अब वो वेव निकलना बंद हो गई, दूसरी वेव आ गई, तीसरी वेव आ गई। तो कलर चेंज होना इटसेल्फ प्रूफ करता है कि ये कंटिन्यूअस सोर्स नहीं था, ये डिसकंटिन्यूअस सोर्स था, दैट इज पार्टिकल सोर्स था। थोड़ा पहले से शायद थोड़ा क्लियर हुआ बेटा? व्हाट्स योर गुड नेम बेटा, बताओ, व्हाटएवर। अनम्यूट हो यार, जिसने पहले कहा था नहीं आया, थोड़ा और मजेदार बता दो। यस सर, थोड़ा क्लियर है। थोड़ा तो सर जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है उसकी थोड़ी समझ नहीं आई। कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको भी आपको और इजी करके, थोड़ा एक्चुअली ना पॉइंट क्या, अभी आप लोगों ने ग्राफ बिल्कुल नहीं पढ़े हैं शायद, कोई भी ग्राफ का वो, लेकिन ठीक है, हार्डली मैटर, पढ़े या नहीं पढ़े, हमारी क्लास में समझ में आना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। हम जो समझा रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। ये ग्राफ का वो है, इसको मैं और क्लियर करता है अगले क्लास में, थोड़ा और मैं इसका बढ़िया सा आपको एक्सपेरिमेंट बना के देता है। और बताओ,
चलिए ये दो वर्ड अब आपको क्लियर है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड दिस, ये आपका हो गया पार्टिकल एंड वेव नेचर। और अब इसका कंक्लूजन क्या आया, व्हाट इज द कंक्लूजन? बेटा इसका कंक्लूजन ये आया है कि आज की तारीख से या अब ये माना गया है कि लाइट में डुअल कैरेक्टर है, कुछ प्रॉपर्टी वेव से एक्सप्लेन होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज पार्टिकल से। तो अब आपको दोनों फॉर्मूले साइमल्टेनियस लेके चलने हैं, दैट इज E इक्वल टू एच न्यू और E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, एंड ये सारी चीजें मतलब पार्टिकल एज वेल एज वेव E इक्वल टू n टाइम्स एच न्यू और एच सी अपॉन लैम्डा साइमल्टेनियस है, जहां चाहे एनर्जी को वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज स्पेक्ट्रम। बताओ बेटा, नेक्स्ट हेडिंग पे मूव करें, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? इमिशन, एब्जॉर्प्शन, लाइन, बैंड और कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, ये वर्ड्स हमारे नेक्स्ट टॉपिक में है स्पेक्ट्रम। चलो बोलिए बेटा, क्लियर है यहां तक? चलो गुड, ओके। जैसे क्लियर हुआ करे ना, वैसे तो पता ही आप लोगों को, मैं बार बार ना बोलूं कि आप 1 टाइप करेंगे तो मुझे लगेगा आपको क्लियर है, जब आप 2 टाइप करेंगे तो मुझे लगेगा अभी और एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम वर्ड किसे कहते हैं, व्हाट इज बेसिकली मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम? इन जनरल किसी भी चीज की ना कंप्लीट रेंज अगर आप दिखा देंगे तो हम उसको कह देते हैं उसका स्पेक्ट्रम है ये। जैसे अभी मैंने स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया था या बनाया था, दैट इज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कॉस्मिक रेज से स्टार्ट करके रेडियो वेव्स तक, और वही रहो मस्त इनविजिबल करके, तो वो एक स्पेक्ट्रम था। ऐसी व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट विजिबल रीजन को कहते हैं हम, और विजिबल रीजन में व्हाइट लाइट में 7 कलर हैं विब्ग्योर, दैट इज वॉयलेट टू रेड, उसका एक अपना स्पेक्ट्रम है। मतलब अगर आप व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करेंगे तो इट विल बी बेंड इनटू 7 कलर्स, और ये व्हाइट लाइट का एक स्पेक्ट्रम कह सकते हैं आ गया है। इट इज बेसिकली स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट। अब व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम? ये तो स्पेक्ट्रम लाइट का था, अब हमें बात करनी है एटम के स्पेक्ट्रम की, एटॉमिक स्पेक्ट्रम की, या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, व्हाटएवर। ठीक है, स्पेक्ट्रम बहुत सारे टाइप के हैं आज की तारीख में। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी लेटेस्ट ब्रांच है साइंस की। अब बेटा ये आपको ध्यान रखना है, इट इज जस्ट लाइक फिंगरप्रिंट्स। स्पेक्ट्रम एटम्स के जो हैं हमारे जैसे फिंगरप्रिंट्स हैं, वैसे इनके स्पेक्ट्रम है, वो जो आप पढ़ेंगे। और अगर स्पेक्ट्रम रिपीट हो रहा है, कोई स्पेक्ट्रम मिल रहा है, इसका मतलब वही चीज वहां मौजूद है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट रिपीट नहीं होते और आइडेंटिफाई हम कर लेते हैं, फिंगरप्रिंट यहाँ है, इसके हैं, तो यही इसी ने ये कांड किया है, बिल्कुल वैसी स्पेक्ट्रम है। एटम्स का हम स्पेक्ट्रम अभी पढ़ते हैं, तो अगर वो स्पेक्ट्रम हमें सन की लाइट में मिल गया, इसका मतलब ये एलिमेंट वहां है। वो स्पेक्ट्रम हमें किसी स्टार की लाइट में मिल गया, किसी प्लैनेट के से मिल गया, तो इसका मतलब ये एटम वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, हमें खाली स्पेक्ट्रम मिल जाए तो हम कह देते हैं ये चीज यहाँ पे है। तो इट इज यूज्ड एज ए फिंगरप्रिंट ऑफ एटम। तो व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा? बेसिकली 2 तरह के एटम के स्पेक्ट्रा बनाए जा सकते हैं, वन इज कॉल्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रम एंड वन इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर ए एलिमेंट, एक एलिमेंट के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है, बाकी एग्जाम्पल की जरूरत है नहीं, मुझे उम्मीद है आप लोग वैसे बच्चे हो, बट स्टिल सबको ध्यान में रखते हुए एग्जाम्पल बता रहा हूँ। बेटा सपोज यहाँ पे इंडियन करेंसी या कोई करेंसी लगी हुई है, 10 रुपए का नोट है, फिर 20 रुपए का है, 50 का है, 100 का है, एंड लेट सपोज 2000 का है, इतनी जगह थी ये। ठीक है, और यहाँ से एक आदमी आया, टहलते हुए चला गया। जब वो चला गया तो ये जहां हमने नोट रखे हुए थे वहां लाइट्स जल रही थी, इंडियन कलरफुल नोट्स होते हैं। लेट सपोज ये आदमी जब यहाँ से यहाँ पहुंचा और हमने इसको एनालाइज किया तो ये लाइट हट गई, ये ब्लैक हो गया, यहाँ से लाइट ही नहीं आ रही। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है? इससे प्रूफ क्या हो रहा है कि जब हमने इस चीज को एनालाइज किया तो ये देखा ये गायब है, तो समझ में आ रहा है ये बाबूजी इन्हें एब्जॉर्ब कर गए हैं, ये बाबूजी ये वाला नोट एब्जॉर्ब कर चुके हैं। इज इट क्लियर? अब गुस्सा तो बहुत आई, लेकिन क्या कहें इनसे, इन्हें बुला लिया गया, तुम वापस आ जाओ भाई,
इसे वापस बुलाया गया और पुलिस वाली लैंग्वेज में 3rd डिग्री दिया गया, ठीक है। और 3rd डिग्री दिया गया, और जिस समय 3rd डिग्री दिया गया ना, उस समय यहाँ एकदम खाली छोड़ के 3rd डिग्री दिया गया, यानी बाकी सारे नोट हटा लिए गए और इन्हें 3rd डिग्री देना शुरू किया। बेटा जैसे 3rd डिग्री देना शुरू किया, हीट करना शुरू किया, 50 वाला नोट वापस अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। बस एग्जाम्पल ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहले ये इस से पास हुए और ये गायब हो गया, फिर लौट के आए, इन्हें जब हीट किया तो ये आ गया। बस इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा, आपको स्पेक्ट्रम समझना आसान लगेगा। बेटा दो तरह के स्पेक्ट्रम है, वन इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हमें मालूम है व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी है, उसका पूरा विब्योर है, ये वही नोट हैं वो जो 10 से लेके 5000 या 1000 तक के व्हाटएवर नोट लगे थे। तो ये व्हाइट लाइट थी, और ये व्हाइट लाइट, ध्यान देना, व्हाइट लाइट इज ऑब्जेक्ट, ये वो प्राणी है जो घूम रहा था, टहल रहा था, हमने व्हाइट लाइट इसे दे दी, देख ले तू लाइट कैसी है, ठीक है। ठीक, व्हाइट लाइट बच्चों हमने इसे दी, और व्हाइट लाइट देने के बाद जो लाइट इसके, व्हाइट लाइट इसको पास करने के बाद इससे रिफ्लेक्ट होके आ गई, दैट मींस इसके एब्जॉर्प्शन के बाद जो लाइट बची उसे हमने प्रिज्म से पास किया, और जब प्रिज्म से पास करके एनालाइज किया तो ये देखा कि भाई ये कलर गायब है, यहाँ पे बीच में ब्लैकिश आ रहा है, या लेट सपोज हमने कहा यहाँ पे और यहाँ पे कलर्स गायब थे, वैसे ब्लैक कलर दिखाना था, हार्डली मैटर। तो ये व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम ऐसे आना चाहिए, लेकिन यहाँ बीच में दो जगह से कलर गायब थे। फिर से देखो हमने किया क्या, हमने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट पे व्हाइट लाइट फॉल की, व्हाइट लाइट फॉल करने के बाद जो भी इससे बची हुई लाइट है, सिंपल लैंग्वेज में हम उसको रिफ्लेक्टेड कह रहे हैं, इससे एब्जॉर्ब होने के बाद जो भी लाइट आई वो इसकी रिफ्लेक्टेड लाइट थी, उस रिफ्लेक्टेड लाइट को एनालाइज किया प्रिज्म से। तो ऑब्वियसली व्हाइट लाइट शुरू में थी तो 7 कलर्स आने चाहिए, लेकिन 7 के 7 कलर नहीं आए, कुछ कलर गायब हो गए। बेटा कलर गायब होते ही ब्लैक लाइंस वहां दिखने लगी, और जब भी ब्लैक लाइन दिखेंगी तो वो स्पेक्ट्रम कहलाएगा डिसकंटिन्यूअस। दिस स्पेक्ट्रम इज टर्म्ड एज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि कलर गायब हो गए। और ये इस ऑब्जेक्ट का, ये वाला जो स्पेक्ट्रम आया ना कि यहां से कलर गायब हुए हैं, ये इस ऑब्जेक्ट का कहलाता है discontinuous spectrum. This is called as discontinuous spectrum. Why it is called as discontinuous atomic spectrum? क्योंकि यहां से कंटिन्यूटी ब्रेक होगी। एंड ये इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, तो पूरा वर्ड आ गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, या इट हैज डिसकंटिन्यूअस वर्ड को सॉरी नहीं बोलना चाहिए, सीधा कहना चाहिए इस ऑब्जेक्ट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आ गया। व्हाई इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? क्योंकि व्हाइट लाइट इसे दी गई, इसने कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर ली, और वैसे तो हर जगह कलर दिख रहे हैं, मतलब बाकी कलर हमें दिख रहे हैं, लेकिन बस यहां कलर गायब है। तो आप कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट 1 और 2 ब्लैक लाइंस, और वो डिपेंड करेगा एटम क्या क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, उतनी ब्लैक लाइंस आएगी, अदरवाइज इट इज कंटिन्यूअस। एक आध ब्लैक लाइन है, अदरवाइज कंटिन्यूअस है। नाउ अब इसके बाद इसी सब्सटेंस को हमने हीट किया, हीट करने का मतलब लाइट नहीं है, मतलब हमने रेडियो वेव्स दे दी या कॉस्मिक रेज दे दी या और किसी तरीके से हीट किया, लाइट नहीं दी है, आग जला के नहीं हीट कर रहे हैं, व्हाइट लाइट नहीं दे रहे हैं। अब जब इसे हीट किया तो इसके अंदर से रेज आई हैं, और जब ये रेज आई इन्हें पास किया तो ये देखा जहां पे पहले कलर गायब थे वही कलर यहाँ सबसे ज्यादा या वही मेनली मिल रहे हैं। तो ये इसका कहलाया इमिशन स्पेक्ट्रम। तो व्हाट इज इमिशन, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? बेसिकली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में पहले लाइट डालते हैं, रिमेनिंग लाइट को एनालाइज करते हैं या उसको प्रिज्म से पास करके स्पेक्ट्रम बनाते हैं। व्हाट इज इमिशन स्पेक्ट्रम? सब्सटेंस को लाइट वाइट नहीं देते, हीट करते हैं, और उसके अंदर से जो कलर्स निकलते हैं या लाइट निकलते सर आपका माइक म्यूट हो गया है।
कॉल आ गई थी, फिर वही नाटक हो गया था। तो अब आ रही है आवाज? आ गई आवाज? Yes, sir. यस सर। ओके, तो एब्जॉर्प्शन और एमिशन क्लियर हैं? बताओ भैया, एब्जॉर्प्शन और एमिशन क्लियर है? 1 टाइप करो, नहीं क्लियर 2 टाइप करो। बाकी बच्चों को अब वो वाला एग्जाम्पल भी लगा के देखिएगा एब्जॉर्प्शन और एमिशन में, कि एक प्राणी आया, उसने कलर गायब कर लिए, नोट उठा लिए, और उसके बाद उसे हीट किया पुलिस ने, फिर नोट रख दिया, तो उसको हम कहते हैं एमिशन। ठीक है बेटा, एमिशन में क्या होता है? एक बच्चा कह रहा है एमिशन को एक बार फिर। तो ये एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को हीट किया, हीट करेंगे, जैसे लोहे को ब्लैक बॉडी में हीट करते हैं तो रेज निकलती हैं, तो वो जो रेज निकली हीट करने पर रेडिएंट एनर्जी, उनको हमने प्रिज्म से पास किया। प्रिज्म से कुछ भी पास समझ नहीं आ रहा। अलग अलग। हाँ बेटा, हेलो, जोर से बोल बेटा, बता बेटा, हेलो बोलो। हेलो हाँ बेटा, अब आ गई आवाज, अब बताइए। सर आवाज नहीं आ रही सर, एक बार जो पहले 2 मिनट पहले तुमने वो समझा दी आपसे। अरे हुआ क्या ना यार, बीच में कॉल आ गई थी ना, वो जब कॉल आती है तो ये सिग्नल सर मेरा हट बिल्कुल जाता है। आवाज नहीं आई है। यस यस, डेफिनेटली नहीं आई होगी उसे 1-2 मिनट में। चलो ऐसा करते हैं, क्योंकि अभी कॉल फिर आएगी इनकी, तो आई विल कंटिन्यू नहीं दिस आ रही टॉपिक। अभी। हाँ मैं समझ रहा हूँ, आवाज गड़बड़ कर रही है। चलिए, सर नहीं आ रही अब सर अभी भी। सर उनके यहाँ पे कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है, हमारे को आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, बाकियों को आ रही है? यस सर। यस सर। अरे भाई, चलो कोई बात नहीं, 7 बज गया, आज इतना ही रखते हैं, कल इस टॉपिक से स्टार्टिंग से करेंगे। तो कल का टॉपिक हमारा स्पेक्ट्रम होगा, और अब हम बोर पे फोकस करेंगे। मेन क्वेश्चन हमारे बोर पे है, और बेटा बोर के बाद हम चैप्टर के सेकंड पॉइंट पे मूव करने लगे। वेरी गुड। एक आध बच्चे ने अभी मैसेज भेजा है कि नोट्स का क्या हालचाल चल रहा है। बच्चों, जहां पे आपको चाहिए हो, नोट्स चाहिए, कुछ चाहिए हो, तुरंत आपको मैम के नंबर दे रखे हैं, तुरंत फोन करो और कहो कि नोट्स नहीं मिले। उनकी ड्यूटी है, तुरंत मिलेंगे। सर बॉन्डिंग के भी दे दिए आपने? नहीं, सारे चैप्टर्स के उनके पास नोट्स हैं, कॉपीज हैं, सब कुछ है, बस उन्हें खाली करना है, क्या फोटो क्लिक करनी है, आपको भेजनी है। तो आप Okay, sir. मैम को कंप्लेंट कर सकते हैं किसी भी चैप्टर के नोट्स या Okay, व्हाटएवर sir. यू नीड, वीडियो नोट्स, पुराने लेक्चर, नए लेक्चर, अगर आपको कोई चाहिए। और अगर कोई लेक्चर नहीं भी हुआ है तो वो मुझे कह देती हैं, तो मैं उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर शाम को, आई मीन टू से लेट नाइट, आराम से बना के आपको अगले दिन पोस्ट किया जा सकता है। तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो डोंट हेजिटेट, आप तुरंत बताइए कि इस चैप्टर के ये नोट्स नहीं है। हाँ, बट Okay, sir. बेटा, एक तो टाइमिंग का आप ध्यान रखेंगे, ऑफिस टाइम में ही मैम को फोन करा करें या किसी को भी, एंड ये नहीं रात 11 बजे सो के उठे नोट्स नहीं है चाहिए, तो मत किया करिए उन लोगों को। एंड मुझे कर सकते हैं आप, क्योंकि मेरा मामला अलग है, लेकिन गर्ल्स को और एम्प्लॉयज को नहीं करना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, नोट्स के अलावा अगर आपको कोई भी असिस्टेंस या मटेरियल चाहिए और वो नहीं भी बना है, तो आप उनसे बस ये कह दीजिए, क्योंकि आप मुझे हर बार फोन नहीं कर सकते, मैं क्लास में हूँ, कभी कुछ, आप उनसे कह दो, वो मेरे तक मैसेज पहुंचा देंगे, मैं उस यूनिट का आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके बना के दे दूंगा। तो मेरे को अपना न्यू नंबर ऐड कराना है ग्रुप पे। मैम को दो ग्रुप नंबर। सर मोलारिटी का इंटर कन्वर्जन एक बार बता दीजिए मुझे। अरे मेरे भाई, उनसे कहे, वो तुरंत दे देंगे, नहीं देंगे मैं बना के दूंगा, ठीक है? सर वो नई वीडियो में नहीं डाला आपने? मिल जाएगा, चलो मैं बना के देता हूँ। सर आज वाली वीडियो आएगी ना सर? हाँ जी बेटा। थैंक यू हाँ सर। बेटा बताओ। ठीक है सर, आज वाली वीडियो तो आएगी ना सर? अभी 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 पोस्ट हो रही है, मैक्सिमम 20 ठीक है मिनट, ठीक है 25 मिनट। ठीक है।